नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर और उस करेंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक टॉपिक को लेकर एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक प्रश्न को खूब ध्यान से समझिए, अपना दिमाग लगाइए, और जब आप प्रश्न को हल कर लेते हैं, व्याख्या आपके सामने आ जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसकी जो व्याख्या है उसे शॉर्ट नोट समझ करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसकी जो नोट है वो एडवांस में दी गई है ग्रुप में। किस ग्रुप में? आप जानते हैं कि हम पिछले 4 सालों से आपको टॉप 300 की नोट दे रहे हैं, वीडियोस भी आती हैं, इस साल भी दे रहे हैं 2026 के लिए। उसी ग्रुप में हमने एडवांस में ये सारी नोट दे दी गई है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी भी नोट दे दी गई है, आने वाली वीडियोज़ की भी नोट आपको दे दी गई है, ताकि आप पहले खुद इत्मीनान से अच्छे से प्रश्न हल कर लें, समझ लें। उसके बाद जब आप डिस्कशन देखेंगे तो कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप वो नोट तो आपको मिल ही जाएगी फ्री में ही। बाकी टॉप 300 वाली जो नोट है, अगर आपके पास नहीं है तो होनी ही चाहिए, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो वो नोट लेने के लिए सिंपल सी बात है, आपको हिंदी इंग्लिश में नोट मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, जानकारी ले लीजिए, जल्दी से नोट लेकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले इस प्रश्न को खूब ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इसके बारे में 3 लाइनें आपको दी गई हैं, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ देखिए, यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं कि यह निकाय किस कानून के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये सही है या गलत। अच्छा, इसके पास एनसीआर में गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य वैधानिक निकायों पर प्रधानता प्राप्त है। ठीक, एनसीआर में जो निकाय काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये माना जाएगा, इसकी बातें वो लोग मानेंगे, इस तरह की बात ये कही गई है। तीसरा, यह आयोग उन संस्थाओं के विरुद्ध जुर्माना लगाने और अभियोग शुरू करने की शक्ति रखता है जो इसके निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। आपको पता है पिछले पार्ट में भी हमने इस तरह का एक कथन देखा था और उसका उत्तर क्या था आपने समझा था। फिलहाल आपने कथन देख लिया, ये विकल्प है, आप जो भी मेथड लगा सकते हैं लगाइए। उसके बाद से यहाँ देखिए, अपना आंसर चुन लिया आपने। ये जो संस्था है, जो आयोग है, उसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि एक वैधानिक निकाय है, और वैधानिक संवैधानिक में मैंने अंतर बार बार बताया है और फिर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर साल इस शब्द को लेकर प्रश्न आते हैं। वैधानिक का मतलब ये होता है कि एक कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत इसका प्रावधान कर दिया गया, इसका गठन कर दिया गया। संवैधानिक का मतलब होता है कि एक कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत संस्था स्थापित कर दी गई है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब हम कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब ये है कि कानून बनाकर या संविधान में संशोधन करके बाकायदा संविधान के किसी अनुच्छेद में उसे शामिल किया गया है, संविधान की किताब में उसके बारे में लिखा गया है। 2 तरह की बातें होती हैं, एक होता है कानून जो ज़रूरी नहीं है कि संविधान की किताब में शामिल हो, ठीक, उस कानून के तहत भी संस्थाएं बनती हैं, और एक होता है कि बाकायदा संविधान में वो बात है, तो उसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। उसे गठित करने, उसे हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो ये समझिए कि एक वैधानिक निकाय तो है, लेकिन इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित नहीं किया गया है, इसीलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसे वास्तव में किस कानून के तहत स्थापित किया गया है। यह एक अलग कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया था, यानी कि इसके लिए अलग से एक कानून बनाया गया, उसके तहत इसका गठन किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको हम CAQM कह रहे हैं, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इसके पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मामलों में जो बाकी आयोग हैं उन पर नियंत्रण प्राप्त है, जो नियंत्रण बोर्ड हैं, अन्य वैधानिक निकाय हैं, उन पर अभिभावी शक्तियां हैं, यानी कि ये उनसे ऊपर है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 द्वारा की गई थी, और इसे हाँ, मुझे लगा सेम बात रिपीट की गई है।
तो इसको एनसीआर में गुणवत्ता प्रबंधन मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसके निर्णय तथा निर्देश संघर्ष के मामले में अन्य निकायों और निर्देशों को प्रभावित करते हैं। जो और निकाय हैं, जो बोर्ड बनाए गए हैं, उन पे ये अधिभावी होगा, उन पे हावी रहेगा, उनसे ऊपर माना जाएगा, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है। अब ये जो आयोग है, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित अपने निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ जुर्माना लगाने और अभियोग का अधिकार रखता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये सही है। इसमें बंद करने के आदेश, पर्यावरण क्षतिपूर्ति और कानूनी कार्रवाई जैसे उपाय शामिल होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये टॉपिक आपने देख लिया, नोट आपके पास है ही, एडवांस में दी गई है। अब जब इस चीज़ को आप दोबारा पढ़ें तो क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिया है, दिमाग लगा लिया, ठीक है। ये जो व्याख्या है ना, इसे आप अपनी नोट के रूप में इस्तेमाल करिए। समझिए कि ये शॉर्ट नोट है। टॉप 300 तो आपके पास है ही, विस्तार से सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्याख्या है ये शॉर्ट नोट के रूप में बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि उन टॉपिक के उन हिस्सों को आप यहाँ देखते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत काम आता है। यहाँ से मैं सबूत दिखाऊंगा एग्ज़ाम के बाद। ये देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कि सही कौन सा है। अच्छा, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो हैं वो रूसी क्रांति से प्रेरित हैं, ये कथन है। प्रस्तावना से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्ताव को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली बताया था। इन्होंने कहा था कि हमारे लोकतंत्र की एक तरह से कुंडली है। अब ये कथन इन्होंने कहा था कि नहीं। जो न्याय का आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये 3 कथन दिए गए हैं और यूपीएससी की यही खासियत है, कभी कभी क्या करती है ना, वो मिक्स कर देती है, कथनों में हेर फेर कर देती है। अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, पता नहीं आप इस पे पकड़ पाएंगे कि नहीं। ये विकल्प है, आप चुन लीजिए अपना। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। आंसर देख लिया, अब आपको समझ में आया होगा कि क्या हेर फेर हुआ है। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व के आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। कथन में क्या कहा गया था? रूसी क्रांति। इस तरह से यूपीएससी खूब घुमाती है। ठीक, समझ में आ गई बात। मैंने एक और पैटर्न सोचा था कि मैं खुद आपको आंसर बताऊं, मज़ा नहीं आएगा। मैंने आंसर बता दिया तो आप उसी एंगल से दिमाग लगाएंगे जैसे मैं सोच रहा हूं। आप कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन आपने अपना दिमाग लगा लिया, आपने सही या गलत जो भी करना था कर लिया। उसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कथन गलत क्यों है, इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो वो ज़्यादा गहराई तक दिमाग में बैठती हैं। ठीक है, तो ये मैंने हिंट दिया था, आपने शायद समझा होगा। अच्छा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था, हॉरोस्कोप कहा था। तो ये तो सही है। न्याय का आदर्श यहाँ फिर झोल हुआ था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रूसी क्रांति से लिया गया। ये दोनों जो है आपस में बदल दिए गए थे, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें हैं, जिनको जीएम फसलें कहते हैं, उनके बारे में आप इन 2 कथनों को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है। बीटी कपास 2025 तक भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। हमारे यहाँ किसी फसल को अनुमति दी गई। इस पे यूपीएससी ने सरसों वाला क्वेश्चन पूछा था, याद है कुछ? अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो याद होगा, 2-4 साल पहले की बात है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल अगर वो क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में देखा होगा तो थोड़ा सा हिंट तो मिल ही सकता है। कहा जा रहा है कि एकमात्र फसल है जीएम फसल बीटी कपास 2025 तक। ठीक है। अच्छा, DMH11 जीएम सरसों संकर संकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बार्नेस बारस्टार जीन प्रणाली का उपयोग किया गया है। ये इसी तरह की एक फसल है, जीएम फसल है। इसकी प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा आपके लिए टफ महसूस हो सकता है, क्योंकि ये तथ्य याद रखना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी में हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल अपना उत्तर सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा होगा तो उत्तर सामने है, देख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किन बातों को याद रख लेना है। वर्ष 2025 तक बीटी कपास एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है
जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। इस कथन को अगर घुमाया जाए और ये कहा जाए कि भारत में सिर्फ एकमात्र बीटी कपास ही एक ऐसी फसल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, या फिर जो फसल तैयार है जिसे हम बो सकते हैं, बोई जाती, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं ना जिनका जीएम वर्जन बन चुका है और वो बोई जा रही हैं, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी है, इलीगल तरीके से उन फसलों को बोया जा रहा है। तो इस जानकारी को आधार बनाकर यूपीएससी पूछ सकती है, यहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर फ़िलहाल अभी सिर्फ बीटी कपास को ही ये अनुमति मिली है। जैसे सरसों है, बैंगन है, मक्का है, अलग अलग फसलों में जीएम फसलें उपलब्ध हैं, उनके बीज उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पे इलीगल तरीके से बोए भी जाते हैं, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी है। उसके अलग कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भाई ये खाद्य फसलें जो हैं, इनमें अगर हमने जीएम फसलों की अनुमति दी, क्या पता कि आगे चलकर इनसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएं। कपास की बात है, भाई कपास आपने उगाया, उससे कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट हेल्थ को नुकसान होने की संभावना कम है, तो उसको अनुमति दे दी गई है। बाकी इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं जीएम फसलों के, ये हमने मेंस में पढ़ा भी है, आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें हमने समझ ली। अब एक तथ्य ये है जो यूपीएससी पूछ सकती है कि इसे मंजूरी कब दी गई थी। पहली बार 2002 में मंजूरी दी गई थी, और DMH11 जीएम सरसों संकरण जो है, ये संकर कुशल संकरण को सक्षम करने के लिए बार्नेस बारस्टार जीन प्रणाली का उपयोग करता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अब इस प्रणाली में 2 जीन होते हैं, बार्नेस होता है और बस्टार्ड्स होता है। इसमें क्या है, बस्टार्ड, इसका उपयोग किया जाता है, इनसे मिला के बनाया जाता है। जीएम फसलों में अलग अलग जीन, एक्चुअली जीन में ही म्यूटेशन किया जाता है, उसको ही चेंज किया जाता है, फसलों की फिर क्वालिटी बदल जाती है, उनकी क्षमता में सुधार आ जाता है, कीटों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो ये सारा काम जीन के लेवल पर होता है, ठीक है। बर्नेस जीन नर वंध्यता उत्पन्न करता है, जबकि बस्टार्ड्स जीन संकर जो है वो संकर संतान में उर्वरता को पुनः स्थापित करता है। इससे उच्च उपज वाले संकर बीजों को उत्पन्न करना संभव हो पाता है। तो इस तरह के कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि यूपीएससी ने ये बर्नेस और बस्टार ये 2 शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि ये शब्द अक्सर समाचारों में देखे जाते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। अब आप कहेंगे कि मतलब ऑप्शन है कि ये वायरस हैं, कोई ऐप है, या जीएम फसलों के उत्पादन के लिए जीन है। इस तरह से 3-4 कथन बनाए जा सकते हैं, और यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ रही है, तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा। यहाँ आइए, कल हमने सुरक्षा परिषद की बात की थी। वीडियो आपने नहीं देखी है तो बार बार देखिए, रिवाइज करिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में 2 कथन दिए गए। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिसकी निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। यूएन की ऐसी संस्था है जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा जो सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अस्थायी सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में मासिक रूप से बदलती रहती है। एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ण वाला समझ में आ रहा है, मासिक रूप से ऐसा होता है या फिर कुछ और है, ऐसे ही दिमाग लगाना होता है। यूपीएससी ऐसे ही कथन बनाती है कि बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई सदस्य बदलते रहते हैं, ये तो जनरल सी बात है, सबको पता है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य हैं। जैसे ब्रिक्स में सम्मेलन होता है तो अध्यक्षता कौन करता है, जैसे मान लीजिए कि बी है, आर है, आई है, सी है, और ऐसे मान लेते हैं ऐसे। ब्राज़ील करेगा, उसके बाद से रसिया करेगा, उसके बाद से इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका। ये तो समझ में आ रहा है वर्ड क्रम में। क्या ऐसी व्यवस्था सुरक्षा परिषद में भी है, ये आपको बताना है। फिलहाल मैंने बातों बातों में आपको काफ़ी हिंट दिया है, अब आप देखिए कि आप उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। फिलहाल यहाँ चलिए, समझ में आया मैं क्यों उस पर ध्यान दे रहा था। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत सदस्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं, मानना ही पड़ता है। कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे थे, तो क्या कहा था कि अगर उसके निर्णय का कोई पक्षकार मतलब उसके निर्णय को नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद में जा सकते हैं कि लगवा दें, इसको लागू करवा दें, मतलब इसके पास दम तो है। ठीक, तो आप समझ गए।
ये इसका निर्णय बाध्यकारी है, बाकी और भी इसके अंग हैं उनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। इसका अर्थ है कि जब सुरक्षा परिषद अध्याय 7 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है और जैसे प्रतिबंध लगाना, बल प्रयोग को अधिकृत करना, जैसे मान लीजिए कई देशों में शांति के लिए सेनाएं भेजी जाती हैं, भारत ने शुरू से ही बहुत सहयोग दिया है, तो ऐसे काम करने होते हैं, तो सदस्य राष्ट्र उन निर्णयों को अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वह केवल अस्थायी सदस्यों के बीच नहीं घूमती है, सबसे मेन चीज़ आप समझ लीजिए, बल्कि सभी 15 सदस्यों, अस्थायी और अस्थायी मिलाकर। आपको पता है कि इसमें कितने अस्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं? ज़रा कमेंट में बताइएगा इसमें। और इसको लेके मेंस के लिए प्रश्न बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य आप जान गए, इसमें कितने अस्थायी और कितने अस्थायी हैं आपको बताना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर मैं बता देता हूँ, 5 अस्थायी हैं, टेंशन मत लीजिए, 10 अस्थायी। तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार हर महीने बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ी कहाँ थी? केवल अस्थायी सदस्यों के बीच में नहीं होता, सबके बीच में होता है, सारे जो 15 है ना उनका। यह प्राविधिक प्रक्रिया नियम 18 में उल्लिखित है। प्रत्येक राष्ट्रपति एक कैलेंडर माह तक पद पर रहेगा। ठीक है, ये व्यवस्था है। तो ये कुछ बातें आपने जान ली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला, 3 कथन है बेसिकली। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, ये एक कथन हो गया। मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य ध्यान रखिए, अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन युक्त रोजगार की गारंटी देता है। ये बात है कि कोई व्यक्ति अकुशल काम, मतलब उसके लिए किसी खास कौशल की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे काम चाहिए, तो 100 दिन उसको काम मिलेगा, 1 साल में पैसे मिलेंगे, वेतन मिलेगा। तीसरा कथन देखिए, अभी सही गलत का फैसला मैं नहीं कर रहा हूँ। मनरेगा यह अनिवार्य करता है कि कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाएं, ताकि विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। फिर से समझिए, कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, ताकि विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अपना उत्तर यहाँ देख लीजिए। कथन 2, 3 दोनों सही हैं और दोनों एक की व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा जटिल हो गया। नॉर्मली 2 कथन होते हैं और उन्हीं में से व्याख्या करता है, नहीं करता है, एक सही है दूसरा गलत है, ऐसे करके 4 कथन बना दिए जाते हैं। ये 3 वाला है, थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा जाता है, ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा बढ़ाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। ये तो सामान्य सी लाइन है, आप वैसे भी आप इसको सही मानते। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक वेतनयुक्त रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी सही निकल गया। यह गारंटी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि यदि मांग के 15 दिनों के भीतर, ये वाली लाइन उठाकर प्रश्न बनाया गया पहले भी, 15 दिनों के भीतर अगर काम नहीं मिलता, किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे काम चाहिए और 15 दिनों के अंदर उसे काम नहीं दिया गया, तो आवेदक जो है बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा कि ठीक है, काम नहीं दे पा रहे हैं तो आप भत्ता दीजिए हमें, तो कुछ पैसे सरकार देगी। मनरेगा 2005 के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया गया है कि कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, ताकि विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मैंने कहा था कि इसको ध्यान में रखिएगा। ये बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पंचायत में, गांव में बहुत सारे काम हैं, लेकिन सारे काम अगर ग्राम पंचायत के ऊपर लाद दें तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संसाधन नहीं होते, उतने पैसे नहीं होते। और ऐसा करें कि कोई काम न दें तो फिर पंचायत बनाने का मतलब क्या है? तो लगभग 50% जो काम है पंचायत में, वो इन्हीं से करवाया जाए। इनके लिए उतना कम से कम फंड दिया जाए, व्यवस्था बनाई जाए, ताकि जो विकेंद्रीकरण की बात है कि ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वो लोकतंत्र का लाभ ले रहे हैं, वो दिखे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी टेक्निकल बातें हैं, तथ्य हैं,
वो सब आपको टॉप 300 की इकॉनमी वाली नोट में दिया गया है। नोट तो सारी दे दी गई, स्टैटिक वाली आपके ऊपर है, चाहे तो 2 दिन में पढ़ लीजिए, चाहे 2 साल में पढ़िए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले वही पढ़िए, उसके बाद कुछ पढ़िएगा, क्योंकि मैं 4 सालों से बता रहा हूँ कि बस इतना पढ़ लिया, बस काम हो गया, बेसिक पे ध्यान दिया है, प्रीलिम्स निकल गया, और हर साल लोग निकाल भी रहे हैं। फिलहाल यह अधिनियम नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रिया बॉटम अप प्लानिंग पर बल देता है, यानी कि नीचे से काम शुरू होगा। कई बार बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है ना कि ऊपर से योजना बनी, फिर नीचे बताया गया कैसे काम करना है, फिर नीचे के लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं। ये योजना नीचे से शुरू होता है। ग्राम पंचायत में तय होता है कि हमें नाला साफ़ करवाना है, कि कुछ और काम करवाना है, नहर है उसकी मरम्मत करवानी है। ये सारे काम जो है यहाँ से योजना बनती है, नीचे से ऊपर की तरफ बजट वगैरह बन के जाता है, सरकार पैसे देती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पर बल देता है। जहाँ ग्राम सभाओं और पंचायतों के कार्यों की पहचान करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में केंद्रीय भूमिका होती है इन्हीं की। तो ये आपने समझ लिया, विकल्प ये सही है, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा दोनों ही इसकी व्याख्या करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 3 कथन है। यह विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर कारपोरेट, गैर कृषि वाले छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी गारंटी के ऋण देता है। ध्यान से समझते चलिएगा एक एक कथन, मैं बार बार याद दिलाता हूँ। प्रश्न को जितनी सटीकता से आप समझेंगे, उत्तर खोजना उतना ही आसान होगा, वरना चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की, अगर प्रश्न अच्छे से नहीं समझा तो प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कथन, मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण, इन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष भुगतान का प्रावधान किया गया सब्सिडी के माध्यम से। मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस श्रेणी के माध्यम से उन उद्योगों को 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, अपना उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। अब 3 कथन आपके पास हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या और कोई तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए मैंने बाकायदा यूपीएससी के पीवाईक्यू को ले करके अलग से एक सीरीज़ चलाई थी कि प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आगे भी चलाऊंगा, पुरानी सीरीज़ पढ़िए, आप चैनल पे देख सकते हैं जाके। वो तरीके अपनाइए और देखिए यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। कई बार ऐसा होता है कि एक कथन गलत आपने पकड़ लिया, तुरंत आंसर तक पहुँच जाते हैं। ये उसी तरह का प्रश्न था। मुद्रा योजना चलिए तैयार कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ था 2015 में, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ष यूपीएससी पूछ रही है लगातार। और गैर कारपोरेट, गैर कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बिना किसी गारंटी के, कोई कोलेटरल नहीं देना है, कुछ भी जमानत पे नहीं रखना है, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए योजना शुरू की गई थी। ठीक है। ऋणों का वितरण एक विस्तृत संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, लघु वित्त बैंक होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो होते हैं, और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं। इन सब के माध्यम से पैसे पहुंचाए जाते हैं उस कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए ग्रामीण, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो उस तरह के कुछ उद्योगों को अपने क्षेत्र में पहचानेगा, वहाँ लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। कुछ सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से, मतलब कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो इनके माध्यम से पैसे दिए जाते हैं लोगों को। मुद्रा योजना एक ऋण आधारित योजना है जो अपने किसी भी वर्ग में, शिशु अलग अलग कहा गया है, शिशु वर्ग में 50,000 तक, किशोर में 50,000 एक से लेकर के 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक ये ऋण की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती। यही बात ध्यान रखनी थी कि डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जाती, कथन में वो बात लिखी थी, वो इनडायरेक्टली दिया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस नामक एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, उसमें ज़्यादा पैसे कुछ और दिए जाएंगे। इस श्रेणी में उन सूक्ष्म उद्योगों जो मूल रूप से तरुण सीमा से आगे बढ़ चुके हैं, अब एक ही जैसे थोड़ी रहेंगे कि कमा रहे थे जितना उतने पे बने रहेंगे, भाई पैसे मिल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आगे बढ़ेंगे, अब हमें और विस्तार करना है तो क्या करें, उसमें भी सरकार सहायता करेगी। तो सीमा से आगे बढ़ चुके हैं, तरुण सीमा से,
उसके विस्तार और विकास के लिए अधिकतम 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो ये कथन सही हो गया। आगे चलिए, एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं, एडीबी। अब भारत एडीबी संस्थापक सदस्य है और इसके शीर्ष 5 शेयरधारकों में से एक है। इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। और ये जो बात है, ये जो पहला कथन है, सेम कथन थोड़ा सा एक शब्द आगे पीछे करके ए बनाया गया था, पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा ऐसे। और ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया था, इसके पहले भी पूछा गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, खासतौर से जिनमें भारत शामिल है, भारत पर असर होता है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत भी इसमें शामिल था और शीर्ष 5 शेयरधारकों में से एक है। यह विकास योजनाओं के लिए सदस्य देशों को संप्रभु और गैर संप्रभु दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है। और ऊर्जा संक्रमण तत्परता आकलन एक एडीबी प्रकाशन है जो स्वच्छ ऊर्जा की तैयारी का आकलन करता है। बेसिकली एक रिपोर्ट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये इसी एशियाई विकास बैंक के द्वारा आता है जो स्वच्छ ऊर्जा की तैयारी का आकलन करता है। ये 3 कथन है, यहाँ पे कूट बनाए गए हैं। वीडियो पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगा सकते हो तो लगाइए, फिर देखिए क्या है। मैंने कहा लगा सकते हो, मतलब इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना हो। वैसे ज़रूरत थी नहीं। भारत एशियाई विकास बैंक एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 2025 की स्थिति के अनुसार भारत अभी भी जापान, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एडीबी में 5 प्रमुख भागीदार देशों में शामिल है। तो ये तो बात सही हो गई। जो एशियाई विकास बैंक है, सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं के लिए संप्रभु ऋण यानी कि सरकारों को तथा असंप्रभु ऋण यानी कि जो निजी संस्थान हैं और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले योजनाएं हैं उनमें ऋण प्रदान करता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। और तीसरा कहा जा रहा है कि भारत को एशियाई विकास बैंक से ये चाहिए, तीसरा भी नहीं आया है, ये एक इसी का हिस्सा है। भारत को एशियाई विकास बैंक से मेट्रो रेल परियोजनाओं, राजमार्गों, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसीलिए तो बनाया गया था कि भाई देश अपना काम, कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पैसा लगेगा, तो सब ने मिलकर पैसा उसमें इकट्ठा किया है, वहाँ से कुछ कर्जा लेंगे, अपना काम करेंगे, फिर पैसा वापस कर देंगे। अच्छा, ऊर्जा संक्रमण तत्परता आकलन, ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है, एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस असेसमेंट। कई बार इसी को देवनागरी लिपि में लिख करके आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी का एक प्रकाशन है जो यह मूल्यांकन करता है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए कितने तैयार हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से प्रेरणा लेता है। आप जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, तो उसी से प्रेरित है, लेकिन इसे क्षेत्रीय संदर्भों के अनुकूल ढाला गया है कि एक खास क्षेत्र के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, कथनों में इसे भी शामिल किया गया था। इस आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिलहाल तो आप उत्तर दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है तथा निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अच्छा, यह अभिसमय वर्ष 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देखरेख रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा किया जाता है। इसी पर प्रश्न पूछा गया था और इसको भी शामिल किया गया था क्योंकि भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण रहा है, आगे भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। CWC का मूल हस्ताक्षर करता है भारत तथा इसे नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के माध्यम से क्रियान्वित करता है। ये 3 लाइनें हैं और तीनों तथ्यात्मक हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करिए, कुछ भी गेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो कर सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गेस करने की कोशिश करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपका गेस कैसे काम करता है। हवा में गेस नहीं करना, थोड़ा तर्क के साथ। फिलहाल सारी बातें सही हैं तो ज़्यादा गेस करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं होगा आपको। हाँ, एक एक करके देखते हैं। बहुपक्षीय संधि है भाई, बहुत सारे पक्ष शामिल है इसमें, जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि एक समय सीमा तय की गई है, सभी हटाओ,
अब बाकी दुनिया में आप जानते हैं एक से एक निरंकुश देश भी हैं जो किसी की बात नहीं सुनने वाले। चाइना अपने लेके चलता है, अमेरिका अपनी बात करता है। तो ठीक है, ख्याल अच्छे हैं बाकी हो सकता है कि सद्बुद्धि आए तो इस पे और विचार हो। यह अभिसमय 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देख रेख 193 सदस्य देशों के साथ रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। OPCW को रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण है इस संस्था के बारे में, ठीक है ना। भारत CWC का एक मूल हस्ताक्षरकर्ता है और इसे रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के माध्यम से लागू करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक आप इसके बारे में जानते हैं, प्रश्न भी आते रहते हैं यहाँ से। ये 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक कण होते हैं जो या तो जानबूझकर किए गए उत्पादन से या बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के विघटन से उत्पन्न होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक बहुत खतरनाक है ये, अगर ये समुद्र में जल में चला जाए, क्योंकि जो मछलियाँ हैं, जो जीव हैं, वो इसे निगल लेते हैं, फिर उससे नुकसान होता है। और सच बात बताएं तो इंसानों ने इस पर ध्यान इसीलिए दिया है क्योंकि उन्हें ये डर है कि देखो मछली ने खा लिया। मछली की चिंता नहीं है, अब मछली हम खाएंगे तो प्लास्टिक हमारे अंदर आ जाएगा। इंसान इंसान ऐसा प्राणी है जो पर्यावरण की परवाह सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे अपना अस्तित्व बचाना है, वरना कुछ नहीं पड़ी है। खूब जंगल काटे शुरू में, खूब जानवर मारे, खूब शिकार किया, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा था कि अपनी मौत को बुला रहे हैं। अब लग रहा है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारे ही खिलाफ जाएगा, हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो पर्यावरण प्रेमी बनने में क्या जाता है। ऐसा लगता है कि हम प्रकृति पर एहसान कर रहे हैं। खैर वो सब बातें बाद में, इमोशन में नहीं बहना है। ये समझ लिया आपने कि ये 5 मिमी से छोटे आकार के प्लास्टिक कण होते हैं, या तो जानबूझकर ऐसा उत्पादन किया जाता है या फिर जो बड़ी प्लास्टिक वस्तुएं उनके विघटन से बनते हैं। इन्हें विभिन्न मानव जैविक प्रणालियों में पाया जाता है और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबद्ध है। इनका असर प्रजनन पर भी पड़ सकता है। बताइए, सोच लिया? चलिए, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, मैंने इतना बता दिया था कि आप समझ सकते हैं कि ये घूम फिर के इंसानों तक आएगा। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जो या तो जानबूझकर या बड़े प्लास्टिक के विघटन से ये बनते हैं। प्राथमिक जो माइक्रोप्लास्टिक है उसमें सौंदर्य प्रसाधन आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सनस्क्रीन लगाया, कोई क्रीम लगाया, उसमें हो सकता है, ठीक है। माइक्रोबीट्स या कपड़ों के रेशे शामिल हैं इसमें। ये माइक्रोबीट्स पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये शब्द ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है। छोटे छोटे जो कण हैं प्लास्टिक के, उन्हें कह दिया जाता है। जो द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक हैं वो सूर्य के प्रकाश और समुद्री लहरों के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं। प्लास्टिक में घर्षण हो रहा है जल का या किसी भी चीज़ से, और सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसकी वजह से भी उसमें विघटन हो रहा है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं। इसके बाद माइक्रोप्लास्टिक को विभिन्न मानव जैविक प्रणालियों में पाया गया है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से संबद्ध है। बिल्कुल उसका असर हो सकता है, सिर्फ पुरुषों महिलाओं की बात नहीं है, बाकी जीवों पर भी असर पड़ता है, ठीक है। पुरुषों में ये शुक्राणु की कम संख्या, गतिशीलता, असामान्य आकारिकी और हार्मोनल असंतुलन से जुड़े हुए हैं। महिलाओं में ये अंडे की खराब गुणवत्ता, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, गर्भपात का खतरा और पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS और इसको अंग्रेजी वाला हिंदी में लिख जाता है ना, तो पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित है। तो ये महिलाओं में समस्याएं हो सकती हैं, पुरुषों में हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की पहल कौन कौन सी है। 3 दिए गए हैं। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था अभी जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही थी, तो थोड़ा और जान लेंगे अभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CRA कहते हैं, और STI फ्रेमवर्क, ये क्या है? क्या ये ब्रिक्स से संबंधित है? सोच लीजिए। यहाँ पर कूट बनाए गए हैं, इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा आजमा लीजिए, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ नकल करके देखिए ब्रिक्स, ये ब्रिक बाद में S जोड़ा गया था।
ब्रिक शब्द को 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ये पीसीएस में पूछा जाता है। शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि यूपीएससी ने ये नाम शायद पूछा है, लेकिन पीसीएस में मैंने देखा है, इसमें यूपी पीसीएस में पूछा गया। इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए शब्द बनाया था ब्रिक। ब्रिक ने 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया और ये बन गया ब्रिक्स। ये कुछ बेसिक बातें आपने जान ली। ब्रिक्स की हिस्सेदारी विश्व की 45% जनसंख्या, सोचिए इसका महत्व देखिए, दुनिया की 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये समूह। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 37%, यूरोपीय संघ की 14.5% तथा G7 की 29.7% से अधिक है। ये अलग अलग जो है वैश्विक साझेदारी की बात है, ये आंकड़े कभी कभी ध्यान रखने होते हैं। सदस्य की बात करें तो प्रारंभिक 5 ब्रिक्स जो देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, इथियोपिया इन्हें समूह में शामिल किया गया, जबकि इंडोनेशिया जो है 2025 में शामिल हुआ है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिहाज से पूछा जा सकता है। सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स की अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। मतलब उम्मीद थी कि शामिल होगा, फिर मना कर दिया, हम नहीं शामिल होंगे। अच्छा, प्रश्न क्या था? ये था इसकी कुछ प्रमुख पहलें, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया 2014 में, उसके बाद से CRA कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाया गया, ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल बनाया गया, STI फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें इसी के तहत हैं, इसलिए ये सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से इनके बारे में बातें होनी चाहिए थी। ब्रिक्स का जो टॉपिक है टॉप 300 में, उसमें सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से करंट अफेयर के तहत मैं दोबारा इसको शामिल करूँगा टॉप 300 में, और भी उसके रेट्स मैकेनिज़्म, बहुत सारी चीज़ें, नहीं रेट्स तो मेरे ख्याल से SCO का है, खैर उन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, गिनी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है, जो प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के विरुद्ध प्राप्त कुल आय का संचयी प्रतिशत दर्शाता है। गिनी गुणांक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च गिनी गुणांक अधिक आय समानता को इंगित करता है, जबकि निम्न मान बढ़ी हुई असमानता को इंगित करता है। ये 2 कथन हैं और दोनों के आधार पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए कौन सा सही है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक का विकास 1912 में इटली के एक सांख्यिकीविद थे, कोराडो गिनी, इन्होंने किया था। यह किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति, उपभोग, इसके वितरण को मापता है। ये बात आपने समझ ली। तथ्य महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि गिनी गुणांक का संबंध किससे है, आप बता पाएंगे। अब सूचकांक लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है, जो प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के विरुद्ध प्राप्त कुल आय का संचयी प्रतिशत दर्शाता है, जो सबसे गरीब लोगों से शुरू होता है। गिनी गुणांक, अब यहाँ देखिए, गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता की रेखा जो है 45 डिग्री की रेखा के बीच ऐसे बनता है ना। ये जब रेखा इस पर बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसी से समझ में आती हैं। इसके बारे में विस्तार से हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसका मान 0 होता है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से समानता है। 1 से अधिक असमानता या 0 से 100 तक होता है जब इसे अधिक प्रतिशत, 1 मिनट रुकिए, हाँ इसे थोड़ा सा जटिल लिखा गया है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा आराम से समझाना चाहिए। इसका जो मान होता है ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसमें मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। इसका मान 0 से 1 रखा जाता है या फिर 0 से 100 तक रखा जाता है। अब जब 0 से 1 आप रखेंगे और 0 के आसपास जो रेखा बन रही है तो हम कहेंगे पूर्ण समानता है, 1 के आसपास है तो बहुत असमानता है। जब 0 से 100 तक आप इसका मान रखेंगे, ये तब होता है जब प्रतिशत के रूप में इसे दर्शाना होता है। 0 पूर्ण समानता दिखाएगा, 100 जो है अधिक असमानता दर्शाता है। कम गिनी मूल्य एक अधिक समतापूर्ण समाज को दर्शाता है, तो ये कथन गलत है, थोड़ा सा हेरफेर किया गया है।
भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, जो इसे विश्व में चौथा सर्वाधिक समानता वाला देश बनाता है। हालांकि अलग अलग सूचकांक आते हैं, उसके आधार पर अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना, अब बताना है कौन सा सही है। यह एक बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सिरे पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर लागू किया जाना है। यह मलक्का जलडमरू मध्य के निकट राजनीतिक रूप से स्थित है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। और तीसरा कथन कह रहा है, इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो कुछ कॉमन बातें हैं उनका आधार बना के आप कुछ गेस कर सकते हैं, खासतौर से जो ऊपर की 2 लाइनें हैं। गेस करिए। देखिए यहाँ पहुँचते हैं और व्याख्या देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर लागू की जाने वाली एक विशाल बुनियादी ढांचा पहल है। आपको समझ में आ गया कि कथन क्यों गलत है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। इसके अंतर्गत गैलिथिया की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, पर्यटन परियोजना और एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र आदि बुनियादी ढांचा शामिल किया गया है। और यह स्थल मलक्का जलडमरू मध्य के समीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। ये बिल्कुल ठीक है। निकोबार द्वीप की स्थिति मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के समीप होने के कारण भारत को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्गों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। वहीं से चाइना के जहाज भी आके गुजरते रहते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति 2014 में आई थी और जो क्वाड समूह है, समूह की इंडो पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है ये, ठीक है। इस परियोजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है ये आप जान गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम द्वारा ये किया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कोऑपरेटिव स्टैक, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, सबसे बढ़िया लाइन कौन सी है जो इसके बारे में बता रही है। कोऑपरेटिव स्टैक क्या है? ग्रामीण कल्याण और ऋण योजनाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। शहरी वित्तीय सेवाओं के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। महानगरों में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है, या सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक डिजिटल मंच बनाया गया। इन चारों में से कोई एक है जो कोऑपरेटिव स्टैक के बारे में अच्छे से बता रहा है। बताइए कौन सही है। देखिए इसका एक सही है। पहला, कोऑपरेटिव स्टैक ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सुगम और कुशल बनाने के लिए भारत सरकार एक व्यापक कोऑपरेटिव स्टैक विकसित कर रही है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो PACS होती हैं, प्राथमिक ऋण समितियां, उन्हीं पर केंद्रित होगी। कोऑपरेटिव स्टैक यह एक तकनीकी ढांचा है जिसे ग्रामीण समुदायों को सीधे वित्तीय समावेशन, ऋण पहुंच और सरकारी सब्सिडी जैसी सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। यह किसानों को सहयोग प्रदान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित तकनीकों जैसे कि स्वचालित मौसम परामर्श ये सब अपनाएगा। तो AI का इस्तेमाल तो अब सरकारें अलग अलग जगहों पर करेंगी। अच्छा, ये जो PACS हैं, प्राथमिक ऋण समितियां हैं, मूलतः वे ऋण समितियां हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, फिर उनको मान्यता मिल जाती है। तो ये सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, जो क्षेत्र विश्व की लगभग आधी ज्ञात लिथियम भंडारों के लिए जाना जाता है? इनमें से कोई एक नहीं है। लिथियम ट्रायंगल में 3 देश हैं और वो 3 तो इसमें है ही, एक चौथा है जो नहीं है, वो बताना है कौन है। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू। इसका है डी मतलब कौन, देख लिया आपने। लिथियम एक क्षारीय खनिज है जिसे श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। PCS के लिए एक अच्छा तथ्य है। यह एक नरम चांदी सी सफ़ेद धातु है और आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। यह प्राकृतिक रूप से स्पोड्यूमिन और ये क्या है, पेटालाइट और
लेपिडोलाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। यह तथ्य याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लिथियम त्रिकोण और या फिर लिथियम ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से देश हैं यहाँ दिखाएं। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ये 3 देश हैं। अब आप काम करिए, ये है दक्षिण अमेरिका, लगभग ऐसे ही है, लंगड़ाम जिसे पता नहीं। अब यहाँ पे इस हिस्से में जाकर देखिए दक्षिण अमेरिका में कि ये तीनों देश कहाँ हैं। ठीक है, उनकी राजधानियों को आप मिलाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये है ये देश, बाकी आप जान के कौन बाहर निकल गया। 50% ज्ञात लिथियम भंडार यहाँ पाए जाते हैं। लिथियम के शीर्ष उत्पादक देश जो हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, चीन है, अर्जेंटीना है, यहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD, इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से टॉप 300 में आपको दिया है नोट, पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आते रहते हैं। अच्छा, उपर्युक्त में से कितने सम्मेलनों की शुरुआत रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान की गई थी? 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, ये 3 है। इनमें से किसकी शुरुआत हुई थी रियो सम्मेलन में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, ये तीनों वहीं से निकले हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते हुए या अपनाए गए। रियो पृथ्वी सम्मेलन से उत्पन्न 3 प्रमुख सम्मेलन हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, ये वायुमंडल और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, मतलब वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उन्हें कैसे रोका जाए, उनकी सांद्रता कैसे कम की जाए, उसके लिए है। इसके परिणाम स्वरूप बाद में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे समझौते हुए हैं। इसके बाद अगला, जैव विविधता पर अभी समय, जिसको हम CBD कहते हैं, इन तीनों पर प्रश्न एक बार से ज़्यादा बार ही आए होंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। UNFCCC पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, और तीनों को मिला के यहाँ एक क्वेश्चन बनाया गया। तो ये जो CBD है, जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और अनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का उचित बंटवारा, ये उसका उद्देश्य है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक सम्मेलन है UNCCD, राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटना और सूखे के प्रभावों को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। बाकी विस्तार से तो नोट आपको दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। नोट लेने के लिए आप इस पे जाइए, प्रीलिम्स की नोट दी जा रही है, मेंस की नोट दी जा रही है, प्री वाली टॉप 300, मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोट दी जा रही है। नोट आपको इंग्लिश में भी मिल रही है। ये जो सीरीज़ चल रही है इसके एडवांस में नोट आपको पहले ही दी जा चुकी है, ताकि आप एक बार पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद से डिस्कशन कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जहाँ आपका ध्यान नहीं कह रहा गया वहाँ भी आप देख पाएंगे। तो जाइए तुरंत इस पर मैसेज करिए, नोट लीजिए और जल्दी से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर रिवीजन ही करना रहेगा। उसके बाद से फिर प्रीलिम्स है, जितना जल्दी नोट ले लेंगे उतना ही जल्दी तैयार करके रिवाइज कर लेंगे और उतनी आसानी से प्रीलिम्स निकाल लेंगे। आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।